हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 से लेकर चैप्टर नंबर 16 तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसके काफी चांसेस होंगे अगले महीने जो आपका एग्जाम होने वाला है बोर्ड्स का, महाराष्ट्र बोर्ड्स का 12th स्टैंडर्ड का, उसमें आने के इसके चांसेस हो सकते हैं काफी ज्यादा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 से लेकर 10 तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं पिछले दो वीडियोस में, जिसमें पहले वीडियो में 1 से लेकर 5 और दूसरे वीडियो में 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। ठीक है, इसमें हम चैप्टर नंबर 11 से 16 तक सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक मैग्नेटिक मटेरियल्स। देखो, ये चैप्टर जो है आप कर लेना, क्योंकि इसमें बहुत ही कम क्वेश्चंस आपको याद करने हैं और ये कंपलसरी 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसके अंदर से आएगा। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, 2 से 3 न्यूमेरिकल है और उसके बाद फिर ये बस आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है ये ज्यादा, मुझे लगता है आधा घंटा भी नहीं लगेगा पूरा इसको करने के लिए। तो आपके 4 मार्क्स यहाँ पे फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो डिफाइन मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, गायरोमैग्नेटिक रेशियो और व्हाट इज बोहर मैग्नेट्रॉन एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये आप जो 5 क्वेश्चंस आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये एक एक मार्क्स के क्वेश्चंस है। इसमें से भी जो सबसे ज्यादा चांसेस है वो इस के आने के चांसेस है मैग्नेटाइजेशन क्या है। ठीक है, ये कई बार पूछा गया है बोर्ड्स में। स्टिल आप 1 मार्क्स के क्वेश्चन है तो आप सब कर लोगे तो बेटर होगा। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में बस यही एक डेरिवेशन है जो आने वाला है। शो दैट द, अगर पूछा जाए तो हो सकता है वो न्यूमेरिकल भी पूछ ले, पर अगर डेरिवेशन पूछा तो फिर यही आएगा, गारंटीड है। शो दैट द ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ रिजॉल्विंग लिखा है मैंने, ये रिवॉल्विंग है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज EVR/2। देन डिफाइन मैग्नेटाइजेशन, स्टेट इट्स फॉर्मूला, SI यूनिट्स। तो ये कोई डेरिवेशन तो नहीं है, अगेन डेफिनेशन ही है, तो हो सकता है ये 2 मार्क्स के लिए ये पूरा ऐसा पूछते हैं। और इसके चांसेस बहुत कम है। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर बोहर मैग्नेट्रॉन एंड राइट्स इज SI यूनिट। सेफर साइड के लिए इसको डाल रखा है, वैसे भी आप यहाँ पे ये इस पार्ट में पढ़ने ही वाले थे। तो ये हो गया आपका इतने क्वेश्चंस मैग्नेटिक मटेरियल्स का। चाहिए तो आप इसके न्यूमेरिकल्स भी कर लेना तो बेटर होगा, जिससे आपका ये 4 मार्क्स फिक्स हो जाए। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 1 मार्क्स से क्वेश्चन, स्टेट लेंस लॉ, डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, स्टेट इट्स SI यूनिट, डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, स्टेट इट्स SI यूनिट एंड व्हाट आर एडी करंट्स। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए, स्टेट फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें आपको दोनों लॉज बताने हैं, इसलिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, एक्सप्लेन सेल्फ इंडक्शन, एक्सप्लेन म्यूचुअल इंडक्शन। तो इनके बीच में डिफरेंस, डिस्टिंग्विश बिटवीन भी आ सकता है, तो आप इसको पढ़ लेना, इसको अच्छे से पढ़ लेना। तो चाहे वो डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछे या फिर दोनों में से कोई एक्सप्लेन करने बोले, या फिर कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, इसके डेफिनेशन पूछे, तो अगर आप ये 2 पढ़ लोगे तो बाकी सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड होंगी। बढ़ते हैं आगे की तरफ। 4 मार्क्स से क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 4 मार्क्स से क्वेश्चन में मुझे एक ही क्वेश्चन यहाँ पे नजर आ रहा है। स्टेट द प्रिंसिपल ऑन विच ट्रांसफार्मर वर्क्स and explain its working with construction. Derive an expression for ratio of EMFs and currents in terms of number of turns in primary and secondary coil. देखो, क्वेश्चंस और भी हैं इसके अंदर, लेकिन मैंने फिर बताया कि जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है उन क्वेश्चंस को लिस्ट डाउन किया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि 100% क्वेश्चंस इसी में से आने वाले हैं, प्लीज। हाँ, मैं आपको बोल सकता हूँ कि काफी हद तक क्वेश्चंस जो है वो कवर हो जाएंगे इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से, लेकिन यहाँ पे याद रखना कि इसी में से बस इतने ही क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा नहीं है। ओके, तो बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, AC सर्किट्स। 1 मार्क क्वेश्चन, व्हाट इज फेजर एंड फेजर डायग्राम। अगेन सेफर साइड के लिए डाला है, चांसेस थोड़े कम ही है इस क्वेश्चन के आने के। एंड ड्रॉ फेजर डायग्राम्स। हाँ, इन सबके फेजर डायग्राम्स आपको ड्रॉ करने आना चाहिए। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट एंड सीरीज LCR सर्किट, इनके आप फेजर डायग्राम्स कैसे ड्रॉ करते हैं ये पता होना चाहिए। देन इन सबके डेफिनेशन, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड इंपेडेंस ऑफ द सर्किट। 4 मार्क्स के क्वेश्चन सीधा चलते हैं, बाकी 2 मार्क्स मिला जुला के वो बना सकते हैं इन्हीं में से, पर मैं सीधा 4 मार्क्स के क्वेश्चन पे आ रहा हूं। एक तो एक्सप्लेन सीरीज रेजोनेंस और पैरेलल रेजोनेंस, यही 2 क्वेश्चन आ सकते हैं 4 मार्क्स के। State the conditions for series resonance, define resonant frequency and obtain an expression for it,
व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सेप्टर सर्किट। और सिमिलरली यहाँ पे एक्सप्लेन पैरेलल रेजोनेंस, स्टेट द कंडीशंस फॉर पैरेलल रेजोनेंस, डिफाइन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इट, व्हाई इट इज कॉल्ड रिजेक्टर सर्किट। एक्चुअली सारी चीजें यहाँ पे पूछ ली गई है, इसलिए मैंने बोला है कि ये 4 मार्क्स के आ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है जैसे इसमें से ये पार्ट हटा दिया जाए, व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सेप्टर सर्किट, या फिर इसमें जो है एक्सप्लेन सीरीज फ्रीक्वेंसी हटाकर ये सिर्फ बोले कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का डेरिवेशन कर लो, तो सिर्फ यही पूछा जाए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का डेरिवेशन, तो वो 2 मार्क्स का बन सकता है। तो एक्चुअली में क्या हो सकता है कि क्वेश्चंस को इसी में से तोड़ ताड़ के वो 2 मार्क्स का भी बना सकते हैं, 3 मार्क्स का भी बना सकते हैं। पर सारी चीजें यहाँ पे सीरीज रेजोनेंस और पैरेलल रेजोनेंस का यहाँ पे इस क्वेश्चन में ही पूछ लिया गया है, और मैंने बस दोनों को बोल दिया कि 4-4 मार्क्स के आ सकते हैं। अगर आप पढ़ोगे तो 2 मार्क्स 3 मार्क्स इसी में कवर हो जाएंगे, तो इसमें भी ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। एंड फाइनली यू हैव डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, इसमें भी ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। 1 मार्क का ये सारे डेफिनेशंस आपके सामने, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का डेफिनेशन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को ही कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, कट ऑफ पोटेंशियल या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों एक ही चीज है, और वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल, ये डेफिनेशंस हो गए। और इसमें से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकता है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में यहाँ पे देखो, स्टेट आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, एक्सप्लेन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसके ही चांसेस काफी ज्यादा है। दूसरे वाले मैंने सेफर साइड में डाल रखा है, स्टेट डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव्स एंड डिराइव एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और इस चैप्टर से अगर उनको 3 मार्क्स का पूछना रहेगा तो मेरे हिसाब से वो फर्स्ट क्वेश्चन ही पूछेंगे। तो ये आपका डुअल नेचर का हो गया सारे क्वेश्चंस। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लिया, इसमें भी आपको ज्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। 1 मार्क के क्वेश्चन, डिफाइन आयनाइजेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी एंड हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ड्रॉ नीट लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन, नीट लेबल्ड एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम, and show that the radius of Bohr orbit is directly proportional to the square of the principal quantum number। इसी क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जा सकता है, obtain an expression for radius of Bohr atom for hydrogen atom। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में state the postulates of Bohr theory of hydrogen atom, and ये जो डेरिवेशन है आपका n is equal to NO e raised to minus lambda t, जो रेडियो एक्टिविटी का है, रेडियो एक्टिविटी का लॉ आपको बताना है और उसके बाद ये डिराइव करना है। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आ सकता है, एंड देन यू हैव टू रिप्रेजेंट इट ग्राफिकली। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपको दोनों में से चांसेस है आने के, तो इसमें भी ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। फाइनली विल मूव ऑन टू सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जहां पे आपको इन सारे के सारे गेट्स का सिंबल पता होना चाहिए और ट्रुथ टेबल पता होना चाहिए। एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक और होता है एक्सॉर गेट, पर इसके चांसेस कम है पूछने के, लेकिन सेफ साइड के लिए आप अगर इसको भी पढ़ लोगे तो बेटर होगा, एक्सॉर गेट। ओके, स्टेट द प्रिंसिपल एंड यूजेस ऑफ सोलर सेल, इसको भी एक बार पढ़ लेना। 3 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए हाफ वेव रेक्टिफायर का क्वेश्चन, और उसके अलावा एनपीएन ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज करना है, ये क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए चांसेस है इसमें से कोई एक आ जाएगा। और अगर 4 मार्क्स का तो फिर वो फुल वेव रेक्टिफायर का पूछेंगे। फुल वेव रेक्टिफायर को वो 3 मार्क्स के लिए भी पूछ सकते हैं, बस ये व्हाट इज रेक्टिफायर इसमें से हटा दें तो फिर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो रेक्टिफायर का डेफिनेशन एंड देन फिर फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं, तो इन दोनों को अच्छे से कर ही लेना। और साथ में अगर आपने ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर वाला भी डेरिवेशन कर लिया तो आपके फिर इस चैप्टर का भी काम खत्म हो जाएगा। तो आप देखोगे, अगर थोड़ा सा गौर करोगे इन सारे क्वेश्चंस में, तो चैप्टर नंबर 13 विच इज एसी सर्किट्स, 13, 14, 15 और 16, ये 4 ऐसे चैप्टर्स हैं जो काफी छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। वेटेज भी मुझे लगता है इनका 4 मार्क्स से ज्यादा, 4 मार्क्स के आसपास होगा सबका। और एक है आपका चैप्टर नंबर 11, अगर मैं चैप्टर नंबर 11 की बात करूं तो चैप्टर नंबर 11, इसमें भी काफी कम क्वेश्चंस है। तो इसका मतलब अगर चैप्टर 12 को मैं हटा दूं, चैप्टर 12 तो थोड़ा सा बड़ा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और ये भी मुझे छोटा ही लग रहा है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इसमें है नहीं। इसका मतलब अभी के जो मैंने ये 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये लास्ट के 6 चैप्टर्स मैंने बताए हैं, ये 6 चैप्टर्स में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं है। तो आप इन 6 चैप्टर्स को तो अच्छे से प्रिपेयर करोगे, इनमें से कुछ ऑप्शन में मत छोड़ना, क्योंकि ये 6 चैप्टर्स जो है 11 से लेकर 16 तक, ये बड़े इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित हो सकते हैं
क्योंकि इसमें ये आपको स्कोर बढ़ा देगा आपका। रीजन क्या है? क्योंकि इसमें क्वेश्चंस कम पढ़ने हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं आप देखोगे तो। और जो सेकेंड वाला पार्ट मैंने दिया था, मतलब चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक, ये एक्चुअली ऐसा चैप्टर्स है जिसमें क्वेश्चंस आपको बहुत सारे पढ़ने हैं, राइट। और स्टार्टिंग में इंटरमीडिएट है, तो ये जो 11 से लेकर 16 बिल्कुल भी छोड़ने लायक नहीं, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस काफी कम है और वेटेज भी वैसा ही है। तो आप इसको जरूर अच्छे से कर लेना, चैप्टर नंबर 11 से लेकर 16 तक आप अच्छे से जरूर उसको पढ़ लेना, ठीक है। तो सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 16 तक फिजिक्स के, वो यहाँ पे आप कवर हो चुके हैं। सो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स आप अच्छे से पढ़ो और जरूर अच्छे से देना, और बिल्कुल आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, ठीक है। थैंक यू।